हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन अ टिप्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, जिसमें आज हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड होता क्या है? तो ट्रेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है ट्रेड? बाइंग और सेलिंग करना गुड्स और सर्विसेज का क्या है? ट्रेड। बाइंग और सेलिंग करना गुड्स और सर्विसेज का क्या है? ट्रेड। तो ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्म्ड एज ट्रेड। ठीक है। अब ट्रेड हमारी जो है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, या तो वो हो इंटरनल ट्रेड या फिर वो हो एक्सटर्नल ट्रेड। तो हम देख लेते हैं इंटरनल ट्रेड कौन सी ट्रेड होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। गुड्स को खरीदना बेचना एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, मतलब हमारी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर गुड्स को खरीदा या बेचा जाना क्या है? इंटरनल ट्रेड। वो ट्रेड हमें पता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, लेकिन अगर वो इंटरनल है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही अंदर जो ट्रेड है वो हमारी इंटरनल ट्रेड। और वहीं अगर हमारी कंट्री के बाहर जो ट्रेड होती है, जो एक देश के साथ दूसरे देश की ट्रेड होती है, वो होती है एक्सटर्नल ट्रेड। तो समझ में आया इंटरनल ट्रेड कौन सी है? इंटरनल ट्रेड के दो वो होते हैं पार्ट्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड होता क्या है, लेकिन इंटरनल ट्रेड के पार्ट है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड पे। तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री के, हमारी जोग्राफिकल लिमिट्स के बाहर जो ट्रेड की जाती है वो क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्म्ड एज ट्रेड। और अगर वो जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो रही है तो वो एक्सटर्नल, और अंदर हो रही है तो वो इंटरनल। ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड के भी तीन पार्ट होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारी पहले होलसेल ट्रेड क्या थी और रिटेल ट्रेड क्या थी, जो कि हमारी इंटरनल ट्रेड का पार्ट थे। तो देखते हैं होलसेल ट्रेड क्या है? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क इट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड। जब गुड्स परचेज किए जाते हैं उसको फिर बल्क में बेचा जाता है। एक मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़ में ना बेच के इकट्ठे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बेचना, बल्क में बेचना कहलाया जाता है। तो क्या है, अगर हम गुड्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में परचेज करके और बड़ी मात्रा में बेचते तो क्या है? वो होलसेल ट्रेड। ठीक है। और रिटेल ट्रेड क्या है? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज नोन एज रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड कौन सी ट्रेड होती है? जब गुड्स जो है वो कम खरीद तो लिए जाते हैं लेकिन फिर उसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचा जाता है, जो कि रिटेल ट्रेड है। जैसे कि हमारे शॉपकीपर्स, वो क्या करते हैं? वो रिटेल ट्रेड करते हैं। कैसे? वो उस दुकान से बहुत सारा सामान इकट्ठा ले आते हैं और फिर हमें क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा सामान देते हैं। ऐसा थोड़ी ना कोई जाके पूरी दुकान ही खरीद लेगा, नहीं, स्मॉल क्वांटिटीज़ में हम खरीदते हैं उनके पास जाके। तो हमारे शॉपकीपर्स क्या है? रिटेलर्स हैं। वो रिटेल ट्रेड करते हैं इसलिए वो रिटेलर्स हैं। और शॉपकीपर जिनसे सामान खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में, वो गए उनके होलसेलर। ठीक है। तो वो करते हैं होलसेल ट्रेड। जो शॉपकीपर जिनसे खरीदता है तो वो होलसेल ट्रेड करते हैं और हम करते हैं रिटेल ट्रेड। समझ में आया? एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट था। एक्सपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब है? इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्री इन टर्म इट इज़ टर्म्ड एक्सपोर्ट। अगर हम किसी और कंट्री को गुड्स क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो वो क्या है? एक्सपोर्ट। और वहीं अगर हम गुड्स परचेज करते हैं किसी और कंट्री से तो वो क्या है? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना। तो हमारे गुड्स यहाँ से दूसरे देश में गए तो वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट, हमारे देश में गुड्स आए तो वो इम्पोर्ट है, तो मतलब हमने उनसे परचेज किया। क्या था हमारा एक्सपोर्ट? जब गुड्स को हम सोल्ड करें दूसरी कंट्री को, और इम्पोर्ट जब हम गुड्स को परचेज करें दूसरी कंट्री से। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड की। तो व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्ट फॉर इम्पोर्ट टू अदर कंट्रीज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट ट्रेड। हम गुड्स क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? हम गुड्स, कौन सी ट्रेड है ये? एंट्री पोर्ट ट्रेड में क्या होता है? हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को। क्यों? ताकि हमें उस कंट्री से कुछ इम्पोर्ट मिल सके। मतलब कि वो ट्रेड, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कुछ सामान दे रही है, कुछ सामान दे रही है। क्यों दे रही है? ताकि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में कुछ सामान वो ले सके। तो ऐसी ट्रेड जो किसी चीज़ के जो एक्सपोर्ट की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि हम कुछ इम्पोर्ट कर सके दूसरी कंट्री से। ठीक है। तो वो थी एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो हमने 5 ट्रेड पढ़ी,
इंटरनल में की 2 थी, कौन सी थी, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, और 3 थी हमारी एक्सटर्नल की जो थी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता क्या है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रिफर्स टू द एड दैट हेल्प इन ट्रेड। वो चीज़ें जो ट्रेड में हेल्प करे वो क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं ट्रेड में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है। तो फर्स्ट है बैंकिंग। तो बैंक है प्रोवाइड फंड एंड लोन्स टू द बिजनेस और फाइनेंस। ठीक है, टू अ फर्म और अ बिजनेस। बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, बिजनेस को या किसी फर्म को। ठीक है, क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। कौन कराता है, हमारे बैंक्स कराते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन कमेंसमेंट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। ये क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में, एक्सपेंड करने में, इन सब में भी मदद करते हैं बैंक्स हमारी। ठीक है, मतलब ये हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बैंक, जिससे हमारी जो बिजनेस है वो ग्रोथ भी कर सके और एक्सपेंशन भी हो सके उसका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इंश्योरेंस की बात से करते हैं अपनी। तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। ये इंश्योरेंस क्या हेल्प करता है, हमारी रिस्क की प्रॉब्लम को कम कर देता है। ठीक है, बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क लेवल गेट रिड्यूस। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की वजह से हमारा रिस्क क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, रिस्क लेवल रिड्यूस हो जाता है। आप सबको इंश्योरेंस तो पता ही होगा, हम किसी गुड्स का इंश्योरेंस करा लेते हैं कि बाय चांस उस गुड्स को कुछ हो जाता है तो उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं, तो हमारा रिस्क जो है वो कम हो गया। लेकिन उसके बदले में पैसे भी देने होते हैं कुछ हर महीने, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। ठीक है, तो क्या होता है, इंश्योरेंस एक पॉलिसी है जिसकी वजह से हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और ये रिस्क लेवल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, वेयर हाउसेज क्या होता है, अब हमारे वो जगह जब हम सामान इकट्ठा करते हैं। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर द फ्यूचर एट टू मीट डिमांड ऑफ कंज्यूमर। वेयर हाउसेज क्या है, हमारे स्टोरेज की प्रॉब्लम को कम करते हैं, बिजनेस के लिए हेल्प करते हैं स्टोरेज की प्रॉब्लम कम करने में। वेयर हाउसेज क्या है, स्टोर कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को फॉर फ्यूचर के लिए प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर्स की डिमांड को मीट किया जा सके इन फ्यूचर। वो फूड स्टोर करके रख लेते हैं, प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन से आपको पता ही है, यातायात। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन मीटिंग द डिफरेंट डिमांड ऑफ पीपल एंड सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या काम करते हैं ये, हमारे जो सप्लाई हमारी सप्लाई करने में मदद करते हैं, वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हम गुड्स अपने सप्लाई कर पाएँ, इस चीज़ की मदद करता है हमें ट्रांसपोर्टेशन। अब हम आते हैं लास्ट में इसके एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग क्या हेल्प करती है, तो हेल्प इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कस्टमर टू बाय पर्टिकुलर आइटम। एडवर्टाइज क्या करती है, हमारी हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड है इंक्लूडिंग कस्टमर टू पे पर्टिकुलर आइटम, कस्टमर्स को भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमने इसमें कौन से 5 पढ़े, एक बार देखते हैं। फर्स्ट बैंकिंग, तो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करवाता है, वही सब लिखना है इसमें। आगे हम देखते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में पता है, इंश्योरेंस की वजह से हमारा रिस्क कम हो जाता है और रिड्यूस करता है प्रॉब्लम ऑफ रिस्क को। वेयर हाउसेज यहाँ स्टोर करने में मदद करता है फ्यूचर के लिए, ताकि हम कंज्यूमर की नीड को पूरा कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करता है सप्लाई करने में प्रोडक्ट्स को वन प्लेस टू अनदर। लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमारी हेल्प करता है अवेबिलिटी ऑफ गुड्स बताने में, इंफॉर्मेशन बताने में गुड्स और सर्विसेज की, ताकि कंज्यूमर जो है पर्टिकुलर आइटम खरीद सके। आगे हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मनी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। फर्स्ट हो गया हमारा प्रॉफिट कमाना। तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाए, कुछ अर्न कर पाए। तो द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ए बिजनेस कांट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसको प्रॉफिट ना मिले। तो द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज असेस्ड बाय द रेट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस एक कैसे आगे बढ़ सकता है, जब उसकी प्रॉफिट जो है ज़्यादा अर्न करेगा तभी वो बिजनेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। आगे देखते हैं हमारा सर्वाइवल हर बिजनेस चाहता है कि वो कुछ मतलब लंबे समय तक सर्वाइव कर सके मार्केट में। तो मैनेजमेंट स्ट्राइव टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मन और इनफ रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट। मतलब कि अगर हम सर्वाइवल चाहते हैं तो हमारी रिवेन्यू जो है ज़्यादा होनी चाहिए हमारी कॉस्ट से, मतलब हमारी लागत कम आए और हमारी कमाई जो है वो ज़्यादा हो, तभी हम रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा
रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे हम ज़्यादा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस जो लॉस में वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। थर्ड हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आता है इसी के अंदर, ग्रोथ। हर बिजनेस अपनी ग्रोथ चाहता है, तो मार्केट में रहने के लिए मैनेजमेंट, तो ग्रोथ होना चाहिए एक बिजनेस। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन एनुअल प्रोडक्शन, सेल्स टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और मार्केट शेयर। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक मार्केट में रहने के लिए बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ कैसे नापी जा सकती है? उसकी एनुअल प्रोडक्शन की, वो एनुअली कितना प्रोडक्शन करता है, उसका सेल्स का टर्नओवर क्या है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी कैपिटल है, इससे हमारी ग्रोथ निकल जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ जानना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। सोसाइटी की तरफ कौन से ऑब्जेक्टिव है? तो क्वालिटी गुड्स। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है जो गुड्स की, वो क्वांटिटिव प्रोडक्ट्स हो, अच्छे क्वालिटी के हों, पेयर प्राइस, उनका प्राइस अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो और रेगुलर बेसिस तक कस्टमर तक जा सके। पहली बात तो मेन ही है कि बिजनेस कब नहीं हो सकता, अगर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। और वो रेगुलर बेसिस तक बिजनेस हर कस्टमर को मिल पाए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस भी ठीक हो। अवॉइड ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो गलत प्रैक्टिसेस ना करें, जैसे आर्टिफिशियल गुड्स या ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग थ्रू गलत एडवर्टाइज देना, एडवर्टाइज में फुल इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करना, ऐसी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो ना करे बिजनेस, तो ही वो सोशल ऑब्जेक्टिव को पालन कर पा रहे हैं, तो नहीं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो इसमें थर्ड में क्या है कि जो बिजनेस है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाए, मतलब सोसाइटी के और लोगों को भी इससे एम्प्लॉयमेंट मिल पाए हमारे बिजनेस से। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। मतलब हमारी एक बिज़नेस जो है वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, ऐसे उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। वेलफेयर एंड एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर का ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन देना ताकि वो अच्छी तरह काम कर सके। उनको वर्किंग कंडीशन के साथ साथ उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, सभी फैसिलिटीज़ देना ताकि जो एक एम्प्लॉय है वो अच्छी तरह काम कर सके। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट प्रोसेस में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है, ताकि एनजीओ वगैरह में पैसे देना, ताकि जो पीपल हैं जो एनजीओज में काम कर रहे हैं या जो एनजीओ के अंदर बच्चे हैं वो भी कुछ कर सके आगे इन फ्यूचर। फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं एनजीओ में, ये सब क्या है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से थे? एनजीओ में जो ये देना है ये है। आगे देखते हैं हम, एक हमारा था वेलफेयर करना है, एम्प्लॉयज़ को अच्छा गुड कंडीशन प्रोवाइड करना है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। फिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना बैकवर्ड एरिया में भी। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब नहीं करना। गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने और एट रीज़नेबल कॉस्ट। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।